उस सबको साथ अगर लिया जाए तो शायद ऐसी भावना किसी के मन में बन सकती है कि आपके सामने जो ये खड़ा है 73-74 वर्ष का आदमी, वो बहुत ऊंचे स्तर का गांधीवादी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं गांधी जी के परिवार का उपज हूँ, पर मैं गांधीवादी नहीं हूँ। आप कोई ये मत समझिए कि ये बहुत ही आदर्श गांधीवादी है। मैं बिल्कुल, मैं आज के उपभोक्ता युग का एक चमकता प्रतीक हूँ और कुछ नहीं, मामूली व्यक्ति हूँ, नागरिक हूँ, चिंतित नागरिक हूँ, उत्साहित भी। उत्साह और चिंता, खुशी और गम किसी मुल्क में इस तरह नहीं मिले जितने कि हिंदुस्तान में मिलते हैं। पर शुरू में मैं ये जरूर कह देना चाहूँगा कि अगर हम सोच रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आज इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में और कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं, आज की हमारे समसामयिक चुनौतियाँ क्या हैं, तो ये शुरू में हमें खुशी से कबूल करना चाहिए that Indian democracy has been an outstanding success by any standard in the world. सोलहवीं लोकसभा चल रही है, 15 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक बार स्थगित हुआ, फिर हुआ, और कैसे रजत के चुनाव, बड़े बड़े दिग्गज चुने गए हैं, बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, और जो हारे हैं वो फिर वापस लाए गए हैं, और जो वापस लाए गए हैं उनको फिर घर भेज दिया गया है। ये हमारी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता जो जीते जो हारे, जीत हमेशा मतदाता की होती है, डेमोक्रेसी की होती है। हमारी इलेक्टोरेट की उसकी साइज बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्टोरेट की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। इसको अगर हम हमारे दुनिया की इस एरिया में देखें कि ये कितनी महत्व की बात है। आस पड़ोस में फौजें आई हैं, सरकार में फौज रूपी सरकार, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और फिर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे 3 बार जीते, 3 लोकसभा के चुनाव, 52, 57, 62। 62 में जरा कम मात्रा से, 67 में इंदिरा जी की बारी है, तो और भी कम मात्रा से जीती पर और भी कम मात्रा से जीती। 71 की बात है, जंग हो रहा है, बांग्लादेश का निर्माण हो रहा है, 71 में भारी जीत हुई कांग्रेस। फिर इमरजेंसी आई, डेमोक्रेसी को ठेस पहुंची जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। न जाने क्यों, कैसे, गनीमत में कैसा हुआ, चुनाव हुए, क्यों इंदिरा जी ने 77 में चुनाव बुलाए, जानना मुश्किल, ईश्वर की अनुकंपा समझिए। उसी इंदिरा गांधी को हार का सामना करना, ये सब इतिहास है। आज अगर
था, शी और ही, किसी चीज में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट है तो इट इज इन द एक्सरसाइज ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रैंचाइज. She or he may be poor, she or he may be illiterate, but once in the polling booth, she or he is an emperor or an empress of democracy and votes with confidence and with skill and votes to either defeat or to reaffirm. इस पर हमें गर्व करना चाहिए. इलेक्शन कमीशन हमारा जो है उस पर हमें गर्व करना चाहिए. जिस स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से और निपुणता से इलेक्शन कमीशन ने हमारे इलेक्शन चलाए वो सराहनीय ही नहीं, अनुकरणीय ही नहीं, अद्भुत अद्भुत वस्तु है, अद्भुत विषय, अद्भुत हकीकत है. तो क्या our democracy has no challenges? So have we reached and we can just derive satisfaction from the fact that we are a great democracy? Unfortunately, no. औरों से, विशेषकर एशिया में, औरों से अधिक डेमोक्रेटिक होना, अधिक डेमोक्रेटिक सफलताएं हासिल करना पर्याप्त नहीं. There is such a thing as the quality of democracy also. Democracy is not just about repeated numbers of elections and repeated successfully conducted elections. There is something called the quality of elections. but यह कहकर मैं एक इससे जुड़े विषय पर आता हूँ. हम कुछ अल्फाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राजनीतिक चर्चा में इस्तेमाल करते हैं, उनकी गहराई पर तफसीर से जाए बगैर. और उनमें एक ये है, वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. हम दोनों साथ साथ चलते हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक क्या ये इंटरचेंजेबल शब्द है? क्या उनका अर्थ एक ही है? अगर हम डेमोक्रेसी है तो रिपब्लिक कहने की क्या जरूरत है? अगर हम रिपब्लिक है तो डेमोक्रेटिक ये दोहराने की क्या जरूरत है? ये दोनों कहने की क्या जरूरत है? एक गुड़ तो एक शक्कर, दोनों की कहने की क्या जरूरत है? बाबा साहेब ने, पंडित नेहरू ने, के मुंशी ने, अल्लाह कृष्ण स्वामी ने और बाकी जो दिग्गज थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया बाबा साहेब के नेतृत्व में, बहुत सोच समझ कर कह सकते थे कि इंडिया इज डेमोक्रेसी, इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. व्हाई रिपब्लिक आल्सो? रिपब्लिक इस वजह से, इस सभा को देखिए, इस अवसर को, इस घड़ी को देखिए. तकरीबन सबके सब यहाँ वोटर्स हैं, और जो बच्चे नहीं वोटर्स हो होंगे अगले चुनाव में, नहीं तो अगले से अगले चुनाव में वोटर्स. हम सब वोटर्स हैं. शायद हम सब वोट कर भी चुके हैं. कई लोग 2, 3, 4 बार वोट कर चुके हैं. Certainly we have all voted once. But that is not our definition. That we are Democrats. Yes. But we are also Republic. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि यहाँ जो हर इंसान बैठा है, हर कुर्सी पे जो बैठा है, वो एक नंबर नहीं है. आज आधार का नंबर भी है हम,
तकरीबन सबों के पास, हर एक के पास नंबर कोई ना कोई होता ही है। फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर, गैस कनेक्शन नंबर, आधार नंबर, नंबर तो नंबर ही है। लेकिन उन नंबरों से आगे भी एक चीज है जो कि नंबर में नहीं गिनी जाती, जिसका वजन न्यूमेरिकल नहीं है, वो है हर व्यक्ति की अस्मिता, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व, हर इंसान की सिफत, उसकी फिजा। और वो जो है उसको रिपब्लिक ने एक ऐसा स्थान दिया है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कम नहीं। बाबा साहेब ने बहुत सोच कर कहा। तब समझिए, गांधी जी जो कि खादी में विश्वास करते थे, हथकरघे में विश्वास रखते थे, गांव को बहुत अहमियत देते थे, ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के लिए काम करते थे, उनके समय में, उनके प्रभाव की छाया में बाबा साहेब ने कहा, not the village, not the district, but the individual is the unit of our constitution. The individual is the unit. नागरिकता जो है वो नागरिक की होती है, वो उस नागरिक की एक अनोखी उपलब्धि, उसका एक आज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। तभी बाबा साहब सोच चुके थे, the individual is unique and it is in the uniqueness of that individual. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुत बढ़िया श्लोक है। हर एक का, बहुत लोगों का, अधिकांश लोगों का हित, उनकी खुशहाली ध्येय है डेमोक्रेसी। लेकिन रिपब्लिक जो है सर्वलोकाश्रय है, हर एक का को आश्रय देने वाला देश रिपब्लिक होता है। इसमें हर इंसान अमूल्य होता है, आदर्श है, एक उद्देश्य है। हकीकत में ये है, ऐसा नहीं कि नहीं है कि हम इस तरह मिल सोचे। अगर हम यहाँ देखें, हमें इसी सभा को मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम जो यहाँ मिले हैं, everyone is an individual by himself or herself. हो सकता है कि यहाँ से अधिकांश लोगों की मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू, शायद दिस इज बिकॉज हम पटने में हैं, तो नेचुरली हम मलयालम या तेलुगु थोड़ी बोली जाएगी, होंगे कुछ बोलने वाले, पर अधिकांश फिर भी अलग अलग जगहों से हम आए हैं। हम लोगों की पहचान अपनी है, हम नंबर नहीं, हम इंसान हैं। ये रिपब्लिक की पहचान है। आज कंटेम्पररी चैलेंज, ये जो रिपब्लिकन नेचर है हमारे देश का, ये तकलीफ है। मैं इसको क्राइसिस नहीं कहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान कई क्राइसिस से निपट चुका है। कोई हमारे देश के इतिहास में, हमारे मुल्क की तवारीख में कोई ऐसा समय नहीं रहा है जबकि कोई बड़ी भारी गंभीर पीड़ा हमें धराशायी बनाने के लिए हो। सबसे हम उभर के आ जाते हैं। आज की संकट से भी हम जरूर उभर के आएंगे, और संकट जैसी स्थिति है।
मेनका गुरुस्वामी करके एक महिला है, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। हाल ही में मैंने उनकी यूट्यूब में एक छोटी सी इंटरव्यू देखी, सुनी। उन्होंने एक बहुत गजब की बात की। भाइयों बहनों, अभी आप जरा गौर करके सुनिए। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी की हम बात करते रहते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम है, कुछ चंद लोग हिंदू है, क्रिश्चियन है। कहीं कोई अगर हिंदू महिला पाकिस्तान में जज बन जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी हिंदू है, भारत में मेजॉरिटी हिंदू है, माइनॉरिटी मुस्लिम, ठीक है। लेकिन मेनका गोस्वामी जी ने एक बहुत ऐसी बात कही जिसको सुनकर मुझे लगा, अरे ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो, अरे ये जो कह रही है वो तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल हकीकत है। पर ये मैंने कभी इस तरह, उन्होंने जिस तरह कहा, मैंने उस तरह कभी सोचा नहीं, मैंने देखा नहीं इस हकीकत को जिस तरह वो कह रहे हैं। कभी कभी कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे जब होते हैं, बच्चे कुछ कई बार ऐसी चीजें कहते हैं, जो ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे कि लगता है कि ये बच्चा नहीं, ये तो गुरुओं का गुरु है। एक सवाल एक बच्ची ने मुझसे पूछा था जिसका कि मैं अब तक जवाब नहीं दे पाया, पर उस सवाल में जवाब ही था। एक बच्ची ने मुझसे पूछा, इज द वर्ल्ड ए गुड प्लेस और ए बैड प्लेस? तो मैं क्या जवाब दूं बच्ची को? मैं अगर उसको कहूँ नहीं देखिए इट्स ए वेरी गुड प्लेस, तो उसको जरूर को याद होगा कि इट वाज नॉट सच ए गुड प्लेस। और मैं कहूँ नहीं बच्ची ये तो बड़ी भयंकर जगह है, तो बच्ची को के साथ अन्याय होगा। और अगर मैं उसको कहूँ नहीं बच्ची थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, लिटिल गुड लिटिल बैड, टुडे गुड टुमारो बैड, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैंने उसको मन ही मन नमस्कार किया बच्ची और कहा कि एक्चुअली बेबी I don't know. You don't know? I don't know. But I will think about it. You also think about it. But I think ice creams are very good. मेनका गोस्वामी ने इसी तरह की एक बात कही। मेनका गोस्वामी ने कहा कि हिंदुस्तान में आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बात नहीं कर सकते। क्यों? हम तो है मेजॉरिटी। देखिए सारी हिंदी इज ए मेजॉरिटी लैंग्वेज, हिंदू इज ए मेजॉरिटी रिलीजन, मेन आर इन मेजॉरिटी, 50-50 होना चाहिए ना, मेन और वुमेन का नहीं। पर हिंदुस्तान में तो मेन आर इन मेजॉरिटी। हिंदुस्तान की खूबी देखिए, साइंस और नेचर दोनों के विरोध में हिंदुस्तान में मेन आर इन मेजॉरिटी। इस हॉल को देखिए, कहना मुश्किल है कि मेन मेजॉरिटी में है। This hall is a true representative of the Republican spirit of India. Coming back to Menaka Gupta, Menaka ने कहा, India is not a nation of majority and minority. Every Indian is a majority in one place and minority in another place. There is no Indian who is a majority everywhere in India. He may be majority here today. If he goes 100 miles, he'll be in a minority. If she is in a minority there, go 100 miles, she'll be in a majority here. So majority and minority are constantly shifting places in India. जैसे बस में, बस के अंदर कोई खड़े रहते हैं, विशेषकर देखिए ये हमारे समाज की बात है, महिलाएं खड़ी रहती, युवक जवान लड़के भी उठते नहीं, खड़े जगह नहीं देते, महिलाएं भटकती रहती। लेकिन उस बस में अगर थोड़ी देर बाद देखें, everybody is going to the same place, but everybody is different. Destination is the same, person is different. मेनका गोस्वामी ने कहा है, India is a majority of many minorities. There is only one majority in India, and that is the majority of minorities. भारत अल्पसंख्यकों का बहुसंख्या है। अल्पसंख्यक जो परिभाषा है वो हर हिंदुस्तान के सिर पर एक टोपी या रुमाल या पगड़ी जैसे फिट होती है।
We are all a minority and therefore we are all together a majority of minorities. कोई हमें majority नहीं कहे, कोई हमें minority ना कहे, क्योंकि हम minority की majority हैं। इस majority of minorities को रिपब्लिक कहते हैं। सरकार बनती है उस पार्टी की, हालांकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टी का नाम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्टी का जिक्र नहीं करता है। जिस व्यक्ति को संसद का समर्थन प्राप्त है वो लीडर बनते। पार्टी की बात एक छोटे से एक संशोधन में आई है, क्रॉस फ्लोर वोटिंग के बारे में। In the context of leaving one party and joining another, disqualification होती है, उसमें पार्टी का उल्लेख बाद में आया है संशोधन के लिए। वैसे तो इस मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटीज को अपनी इस सिफत को बचाए रखना है। कोई माइनॉरिटी न समझे कि वो किसी दुविधा में वो अकेली है। नहीं, हम सब as an individual, we are all individuals, we are all in a minority, but we have the strength of being in the majority of minorities. इस majority of minorities पर एक संकट आया है, उसके सामने खतरा है, और वो ऐसा है। आज़ादी की लड़ाई के वक्त हम सब एकजुट होकर लड़े थे, और जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहा है, जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए, उसको हम उसकी हिम्मत, उसकी सिफत, उसकी सोच के बारे में जितनी प्रशंसा करें कम है। हम बिहार में, तो बिहार की बात करता हूँ मैं, और क्या 5 मिनट ले सकता हूँ, 7-8 मिनट ले सकता हूँ। आप में से जो बिल्कुल ऊब गए हैं, जाने को तैयार है, वो निसंकोच 2 द्वार है, 3 द्वार। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अरे 25 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 25 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नहीं, मैं तो 10 मिनट 4:15 तक समाप्त करने की कोशिश करूँगा। हम बिहार में हैं, तो 46 की बात, बिहार में कौमी दंगे हुए थे। नोआखाली में एकदम unimaginable crimes were committed by the majority there on the minority there. Who was the majority, who was the minority, आप जानते हैं। बिहार में unimaginable crimes were committed by the majority here on the minority here. Who was the majority, who was the minority, आप जानते हैं। गांधी जी आए एक गांव में, उनको सुनाया गया कि 102 साल की वृद्ध महिला संस्कृत शब्द है, उसका उर्दू में ठीक से जानता नहीं। उस पीढ़ी में 102 वर्ष की वृद्ध महिला की हत्या हुई थी। गांधी जी बैठा, शाम को मीटिंग हुई पेड़ के नीचे। मुझे बताओ कि इस औरत को किसने मारा? तुम्ही लोगों में से किसी ने मारा है? चुप, सर नीचे। तुम में से कई लोग कांग्रेसी हो, चुप, सर।
मुझे तो कहो, मैं भी कांग्रेस में रह चुका हूँ, कम से कम मुझको तो कांग्रेसी लोग तो मुझे बताओ, तुम्हें मालूम है कि किसने इस औरत का कत्ल किया? चुप। मैं जाकर उन हड्डियों से पूछूंगा, बोल हड्डी, तुझे किसने मारा? नोआ खाली, the same thing in reverse, in reverse. यहाँ इस पूरे खानदान, नोआ खाली पूरे खानदान खत्म किया। किसने? बांग्ला में बोले, थोड़ी बांग्ला सीख ली। मंदिर में काली माँ की पूजा में एक तलवार, वो आया, तो तलवार किसके पास है? बोलो। वो तलवार वापस जानी चाहिए मंदिर में। कौन रखेगा? यहाँ की मेजॉरिटी, वहाँ की माइनॉरिटी, वहाँ की माइनॉरिटी। ये हमारी हिंदुस्तान की है। और उस आदमी ने ये भूल कर कि वो क्या मेजॉरिटी मान, वो समझेगा कि मैं आज हिंदुस्तान में ये सब देख रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है। और कहते हैं, कहा गया है कि दिल्ली में जब वो गए, नोआखाली बिहार से कलकत्ता में बहुत बड़ी राइट को रोक कर, अनशन करके रोक कर जो दिल्ली गए, तो मेरे स्वर्गीय भाई रामचंद्र गांधी फिलोसोफर, उन्होंने कहा है, जो कि बिल्कुल गजब की बात है, गांधी जी को 3 गोलियों ने नहीं मारा, गांधी जी ने 3 गोलियों को अपनी छाती से रोका और उन 3 गोलियों को अपने मार्ग से रोका, आगे बढ़ने से रोका। तो उस क्षण हिंदुस्तान के रिपब्लिक की आत्मा, तो रिपब्लिक बना नहीं था, 50 में बनने वाला, ये 48 की बात। डेमोक्रेसी तो हो गई थी, रिपब्लिक नहीं बना। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की आत्मा तक जाग उठी। एक काया का अंत हुआ, तो एक भावना उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंची। और मुझे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं, हाल में कुछ लोगों ने उसी सोच की, जिस सोच से उन पर गोलियों का प्रहार हुआ, उसी सोच के कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर पर एयर गन की बुलेट्स चलाए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं गुस्सा हूँ या हंसूं, क्या करूं। और फिर मैं उस बच्ची का सवाल के बारे में सोचने लगा, इज द वर्ल्ड ए गुड प्लेस और ए बैड प्लेस? तो मुझे जवाब दिया है, इट्स neither a good place nor a bad place. It is a place which has no meaning to it, but it has one meaning, and that is this: that there may be good and bad, but the good is always stronger than the bad. और जिन्होंने क्या रामलीला में गत्तों की मूर्ति पर खेल में, उत्साह में, नाटक के उमंग में उस महान चरित्र काव्य
की श्रद्धा में हम देखते हैं राम जयी होते हैं, रावण मारे जाते हैं, पर यहाँ एक छवि। तो मैंने सोचा कि जो उस एक छवि पर एयर बुलेट्स फेंक रहा है वो घृणा से नहीं, वो हेट्रेड में नहीं, गांधी का सत्य जो है वो इतना प्रभावशाली है कि उनके जाने के 70 वर्ष के बाद भी उनकी काया का अंत होने के बाद भी उनको डर है कि इस महात्मा की आत्मा हमारे देश की आत्मा से ऐसी जुड़ी है कि हमें कभी विभाजित होने की देगी नहीं। इसलिए एकदम निरर्थक एयर बुलेट्स भेजी जा रही हैं एक के बाद एक छवि पर, और वो छवि हंसती हुई उसको प्रार्थना में माफी देती जा रही है। ये हमारे देश की खूबी है, ये हमारी रिपब्लिक की शक्ति है कि जो भी उसकी एकता पर, उसकी नेकता पर प्रहार करेगा वो एक प्रकार का नाटक नटेगा, सही मायने में कभी हमारे देश की आत्मा पर काबू नहीं पाएगा। The challenge to our democracy has been summarized in 5 sentences. There is a challenge of violence to our democracy, but we will overcome it because we as a people do not believe in violence. We have rejected violence. कल कोलकाता में एक सिटिंग एमएलए की हत्या हुई। Violence and democracy do not go together, but they do in fact exist together. स्टेट पर, शासन पर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि वायलेंस पर नियंत्रण रखे। आगामी हफ्तों में चुनाव के समय में वायलेंस न हो, ये बहुत जरूरी है। वायलेंस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी। The people of India are bigger than any violence, but the people of India should not be having to be subjected to violence. Second, money. पैसा is a huge challenge to democracy. किस तरह से? इस तरह से। पहली लोकसभा में आप देखेंगे सबसे कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी लोकसभा? फर्स्ट, सेकंड लोकसभा निर्दलीय एमपीज, इंडिपेंडेंट एमपीज। आचार्य कृपलानी जैसो इंडिपेंडेंट, वो कुछ समय के लिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थी, फिर इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट। आचार्य कृपलानी ने एक बार बहुत गजब की बात की गांधी जी के बारे में। आचार्य कृपलानी ने कहा, गांधी जी ने हमें क्या नहीं सिखाया, दुश्मन से कैसे दोस्ती बनाए ये सिखाया, लेकिन गांधी जी ने एक चीज नहीं सिखाई, अपनों से कैसे दोस्ती बनाए ये उन्होंने नहीं सिखाया। इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो कांग्रेस में रह चुके थे, पर अनबनी से कांग्रेस के अपने नहीं बने, तो इंडिपेंडेंट। आज मनी की वजह से निर्दलीय एमपी तो ऑलमोस्ट गॉन, पर जो गरीब कैंडिडेट है उसकी तो समझिए चांस ही नहीं है। लेकिन बात इतनी सिर्फ नहीं है, मनी पावर से जो जीत कर आता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो शुरू के दिन से, डे 1 से कर्जदार रहता है, कर्जे में रहता है।
जिसने उसको फंड किया है वो उसका शुक्रगुजार है, और सिर्फ शुक्रगुजार नहीं, उसके लिए उसको कुछ करना भी तो है। करप्शन की शुरुआत तभी से होती है। कैश फॉर क्वेश्चंस तो एक हम देख चुके हैं, पर एमपी की इंडिपेंडेंस जो है, उसकी स्वतंत्रता, वो समझिए रुपयों से उसका एक प्रकार से अंत हो जाता है। इतना ही, एक और चीज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में एक आदमी दूसरे के सामने खड़ा हो, वन कैंडिडेट अगेंस्ट अनदर, तो हम जानते हैं, वन पार्टी अगेंस्ट अनदर हम जानते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट नहीं है। वो इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट में पहुंचते नहीं है, असेंबली में पहुंचते नहीं है, पर चुनाव में जरूर होते हैं। चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत होते हैं, उनको इलेक्शन सिंबल मिल जाता है क्योंकि कुछ नियम है, मिल जाता है, पर उनके पीछे पार्टी नहीं। ये वो नाखुश लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली, वो सिर्फ वो जीतने के लिए लड़ते नहीं है, वो हराने के लिए लड़ते हैं, किसी न किसी को हराने, किसी न किसी की वोट की संख्या को कम करने के लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम इस संतोष के लिए कि हमारा नाम उस लिस्ट में, उस फेरिस्त में आ गया है। इसके पीछे भी पैसा है। मनी पुट्स अप डमी कैंडिडेट्स एंड इन ए वे कॉम्प्रोमाइजेस डेमोक्रेसी। थर्ड, गुंडे, मुस्तंडे, दबंग, मसलबाज, भय। In other words, fear. Fear is the third great enemy of democracy. डर के मारे न वोट करना, या डर के मारे एक किस्म से वोट करना। जो नोटा लिखता है या लिखती है, जो नोटा को जो वोट करता है, वो बिल्कुल फियरलेस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब नोटा करिए, बिल्कुल नहीं। मैं नोटा है उसकी मुझे खुशी है, पर नोटा का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो नोटा को वोट करता है वो काइंड ऑफ फियरलेस पर्सन। पर फियर इज वेरी रियल। मोहल्ले में निकलते समय, गलिये में जाते समय कौन किसको वोट कर रहा है ये मालूम हो जाता है, और डर डर के चलते हैं। वायलेंस, मनी, फियर, एंड द फोर्थ इज, जो कि मैं अब तक कहता आया हूं, वो मैनिपुलेशन। हम लोग भावुक लोग हैं, बहुत भावुक लोग हैं। हम इलेक्शन स्किल में पोस्ट डॉक ले चुके हैं, मास्टर से ज्यादा पोस्ट डॉक्टरेट हम ले चुके हैं। कैसे जिताएं, किस भाई तरह से जिताएं। राजीव गांधी को हमने किस तरह जिताया, पर उसी राजीव गांधी को जब बोफोर्स की बात की थी, उसको हारना पड़ा। तो हम लोग खूब परख कर वोट करते हैं। हम शिक्षित हों या न हो, पारखी हैं, लेकिन भावुक भी हैं। आई लड़ाई, आया युद्ध, हम एक होकर वोट करें। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो जिस इंदिरा गांधी को भारत ने हराया, उसकी हत्या को वो सह नहीं सकी। राजीव गांधी को किस बड़ी तादाद में जिताया।
उस भावुकता को मैनिपुलेट करने की जो एक मुहिम है, जो शक्ति है, वो बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा डेंजर है। भिड़ा दो, छुड़ा दो, एक से एक को लड़ा दो, एक की भावना से खेल खेल दो, घृणा पैदा करो और जी, ये खतरनाक मुहिम है। फोर्थ चैलेंज टू डेमोक्रेसी। और फिफ्थ चैलेंज जिससे मैं अंत करता हूं, वो है पब्लिक सिनिसिज्म अबाउट आवर पॉलिटिक्स। देखिए, पॉलिटिशियन खराब हो सकता है, पॉलिटिक्स को मत बदनाम करें। जयप्रकाश नारायण पॉलिटिक्स में थे, पॉलिटिकल पार्टी में न रहे हों। जयप्रकाश नारायण जैसा पॉलिटिकल थियरिस्ट, पॉलिटिकल स्टेट्समैन कहीं नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स को हम दोषित न करें, समझें। पॉलिटिक्स में कोई दोष नहीं, पॉलिटिशियंस में दोष है। अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। उसको मैं कहीं भूल नहीं सकता। इतनी उस व्यक्ति में मायूसी थी कि क्या हो गया है हमारे देश में, करप्शन, कायरता। पर उस अवस्था में भी उस आदमी ने इसी जमीन से उठकर चुनौती और सारी व्यवस्था को गिराया। आज आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं ठीक है हुजूर, आपकी भी उम्र हो गई है, आप पुराने जमाने में रहते हैं, आज जयप्रकाश की आप बात करते हैं, अच्छा है, पर जयप्रकाश कहाँ है? तो मैं कह रहा हूँ, जयप्रकाश शायद नहीं है, पर जयप्रकाश का प्रकाश, जयप्रकाश का प्रकाश हमारे दिल में, जैसे कि गांधी का आत्मा। जयप्रकाश ने कहा था कि ही वॉन्ट्स अ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पर उन्होंने इलेक्शन के जरिए ही एक क्रांति ले आने की चेष्टा करी। उनको एक हद तक सफलता मिली। समय उनके खिलाफ था, आयु में, स्वास्थ्य उनके खिलाफ था। और जयप्रकाश ने एक मिसाल दी कि डेमोक्रेसी में सिनिसिज्म नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए, और उन्होंने वो करके दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनौतियों के बावजूद, डिस्पाइट ऑल द challenges that it faces, India's democracy will only go from strength to strength in making India the strong republic that it is meant to be. And final sentence, there is a difference between strength and power. पावर में स्ट्रेंथ होता है, पर पावर के बाहर भी स्ट्रेंथ होता है। पावर के बाहर जो स्ट्रेंथ होता है वो जनता का स्ट्रेंथ होता है। इसीलिए जयप्रकाश ने रामलीला मैदान में कहा था, रामधारी सिंकर अनदर सन ऑफ बिहार, रामधारी दिनकर की शब्द। आई डू नॉट हैव टू रिपीट। जनता में जो ताकत होती है वो पावर की ताकत से ज्यादा होती है। तो वो ताकत काम करेगी। छोटी चीजों से हम डिफ्लेक्ट न हो जाए। जयप्रकाश की आवाज में, प्रकाश के शब्दों में
भावी इतिहास